नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है। राज्य सरकार ने कल इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मंगलवार को महाराष्ट्र में कई जगह आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए। बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार गुट के विधायकों के घर, दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। बीड़ में आगजनी के बाद कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। वहां अब हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक हिंसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है और इस्तीफों की भी बात कुछ आई है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो हिंसाजनक बनी हुई है। हम बात कर एक रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट रौनक की। मराठा आरक्षण आंदोलन की आग में झुलसे बीड जिले में दूसरे दिन शांति रही। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के साथ जिले में धारा 144 लागू रही और इंटरनेट पर पाबंदी रही। राज्य के कई आला पुलिस अफसर भी कानून व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। अभी कल रात से मतलब कोई इंसिडेंट नहीं है और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी प्राप्त हुए हमें, एक्स्ट्रा फोर्स भी आया हुआ, वो भी हमने डिप्लॉय किया है और मतलब प्रिकॉशन के तौर पे हमने यहाँ पे इंटरनेट सेवा भी रुकवा दी है। एक दिन पहले बीड जिले में मराठा आंदोलन समर्थकों ने जमकर हिंसा की थी। सरकारी दफ्तरों के साथ एसटी बसों और राजनीतिक पार्टी कार्यालयों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। भीड़ ने नेताओं के घरों को भी नहीं बख्शा। माजलगांव में एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी तो बीड में भी एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के घर पर हमला किया और वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। हम इस समय खड़े हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक संदीप क्षीरसागर के घर में और ये देखिए कि किस तरह से उनके घर को निशाना बनाया गया और किस तरह से आग यहाँ पर लगाई गई। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में भीड़ आई। पहले जो भीड़ आई उन्होंने पत्थर फेंके, उसके बाद जो दूसरी भीड़ आई उन्होंने उनके हाथ में कुछ पेट्रोल बम की तरह कुछ था जो कि उसमें फेंक रहे थे और ऐसा करके उन्होंने आग लगाया, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। बताते हैं कि आगजनी के समय संदीप क्षीरसागर और उनके भाई का परिवार घर में था, जिनमें 3 छोटे बच्चे और महिलाएं भी थीं। बड़ी मुश्किल से भागकर सबने जान बचाई। 5:30 बजे के टाइम में आई है तो पहले 150-200 का लोग आए, पतरमबाजी वो करे, तो उसके बाद हर के टोली आई और लोग आए बाहर पुलिस की भी गाड़ी थी, उसमें 3 पुलिस वाले थे और उनको जो हॉर्न है फिर वो पुलिस की गाड़ी जैसे निकल गई फिर उन्होंने दगड़ के और जान पुश कर। आग कैसे लगाया उन्होंने? क्या उनके हाथ में कुछ था? पेट्रोल। भीड़ ने सोमवार की शाम बीड एसटी बस डिपो में खड़ी 50 से ज्यादा बसों के शीशे तोड़ दिए थे। बसें खाली थीं, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ। पुलिस ने आगजनी और तोड़फोड़ मामले में 12 एफआईआर दर्ज कर 55 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 के करीब लोगों की पहचान कर ली है। बीड से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपको बता दें, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि वो उन्होंने मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उन्होंने फ़ोन पर बातचीत की है मनोज जरांगे पाटिल से, जो 25 तारीख से एक बार फिर से अनशन पर बैठे हुए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपील की थी, लेकिन जिस तरह से हिंसा भड़की है और बताया गया था कि बीजेपी की तरफ से एक जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, कुछ विधायक, उन्होंने भी इस्तीफे की पेशकश की है, उसको मंजूर नहीं किया गया है। लेकिन मराठा आरक्षण और जिस तरह से भावनात्मक मुद्दा बन गया है उन कुछ इलाकों में, तो इस्तीफा की पेशकश की थी। बहरहाल स्थिति को देखते हुए अब जिस तरह से खबर ये है कि अब एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है कि सभी पार्टियों का सुझाव लिया जा सके कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इससे पहले तक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा था। और ये मराठा आरक्षण का मसला ये अभी
कुछ समय का ही नहीं है, काफ़ी समय से पहले से चला आ रहा है, लेकिन ठोस नतीजा चाहते हैं इस बार जो मराठा आरक्षण की बात कर रहे हैं। रौनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। रौनक, अब क्या स्थिति है? सर्वदलीय बैठक होगी, कुछ इस्तीफों की भी कल बात आई थी, कल देर रात तक की किसी एक सांसद ने पेशकश की है, एक विधायक ने पेशकश की है। अब क्या स्थिति है वहां पर? जी देखिए, मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि निधि, सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि आंदोलन की धार है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाए। एक तरफ ये कोशिश सरकार की है, दूसरी तरफ ये भी विश्वास दिलाने की कोशिश उन मराठा समाज के समुदाय के लोगों को है कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे कि मराठा समुदाय को टिकने वाला आरक्षण जो है वो मिल सके। आज भी जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें जो मनोज जरांगे पाटिल की सबसे पहली मांग थी कि मराठवाड़ा इलाके के जो कुणबी समाज के, जो मराठा समाज के लोग हैं, उन्हें कुणबी सर्टिफिकेट जो है वो दिया जाए। उसके लिए जो शिंदे कमेटी का गठन सरकार ने किया था उस अंतरिम रिपोर्ट को सरकार ने आज कैबिनेट में स्वीकार किया है और लगभग 11,530 ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके पास ये दस्तावेज मिले हैं। जो हैदराबाद प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, क्योंकि मराठवाड़ा का जो इलाका था महाराष्ट्र में आने के पहले हैदराबाद प्रेसिडेंसी में हुआ करता था, तो उस जमाने के जो दस्तावेज है उससे ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या वाकई में जो मराठा समाज यहाँ पर रहता है वो पहले कुणबी हुआ करता था। मैं ये भी दर्शकों को जानकारी दे दूं कि कुणबी का मतलब क्या। कुणबी वो समाज कहा जाता है जो कि खेती किसानी करता है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में इस समाज को ओबीसी के तहत आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन मराठवाड़ा का जो किसान है या फिर जिसे मराठा कहा जाता है वो अब तक आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहा और रह रहकर ये मांग लगातार कई सालों से उठती रही है। लेकिन 2018 में और अभी ये पीक पर पहुंची हुई और यही वजह है कि सरकार दबाव में है, लेकिन सरकार ये विश्वास दिला रही है कि हर वो मुमकिन कदम जी रौनक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और आइए अब एक बार फिर से हम दिल्ली की खबर पर लौटते हैं। मेरी माटी मेरा देश। भारत माता की केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अमित भाई, किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, मीनाक्षी लेखी, निशित प्रामाणिक, देश भर से यहां पधारे मेरे सभी युवा साथियों और मेरे परिवारजनों, आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 दांडी यात्रा वाला दिन था। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। दांडी यात्रा ने स्वतंत्र भारत की लौ को और तेजस्वी किया था। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का
मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों, मंत्रालयों और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, एक तरफ हम आज एक महा उत्सव को समापन कर रहे हैं, तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसके लिए मैं देश के युवाओं को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव-गांव, गली-गली से कोटि-कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए। अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन, अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है। पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया। यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई।
लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, तो उस बालक ने कहा अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 24 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे, जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। जो माटी का कर्ज चुका दे, वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह हैं। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी।
संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं, उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मेरे परिवारजनों, आजादी का अमृत महोत्सव करीब करीब 1000 दिन चला और इन 1000 दिनों ने सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव भारत की युवा पीढ़ी पर डाला है। इसने युवा पीढ़ी को आजादी के मूल्य का एहसास कराया है। साथियों, आपकी तरह मैंने भी आज की पीढ़ी ने गुलामी नहीं देखी। आजादी के लिए वो तड़प, वो तप और वो त्याग भी नहीं देखा। हम में से अनेक लोग तो आजादी के बाद ही पैदा हुए हैं। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसका जन्म आजादी के बाद हुआ। मुझे भी अमृत महोत्सव के दौरान बहुत सी नई जानकारियां मिली। कितने ही आदिवासी योद्धाओं के नाम इस दौरान सामने आए। पूरे देश को पता चला कि गुलामी के लंबे कालखंड में एक पल भी ऐसा नहीं था जब आजादी के आंदोलन न हुआ हो। कोई क्षेत्र, कोई वर्ग इन आंदोलनों से अछूत नहीं था। दूरदर्शन पर जब मैं स्वराज उस सीरीज को देख रहा था, तब मेरे जो भाव थे, वही भाव मैं देश के युवाओं में भी देख रहा हूं। आजादी के आंदोलन की अनेक गाथाओं को इस महोत्सव ने उजागर किया है। साथियों, अमृत महोत्सव को पूरे देश ने जन जन का उत्सव बना दिया था। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता हर भारतीय की सफलता है। देश के करोड़ों परिवारों को पहली बार यह एहसास भी हुआ है कि उनके परिवार का, उनके गांव का भी आजादी में सक्रिय योगदान था। उसका जिक्र भले ही इतिहास की किताबों में नहीं हुआ,
लेकिन अब वो गांव-गांव में बनी स्मारकों में, शिलालेखों में हमेशा के लिए अंकित हो चुका है। अमृत महोत्सव ने इस प्रकार से इतिहास के छूटे हुए पृष्ठ को भविष्य की पीढ़ियों के लिए जोड़ दिया है। आजादी के आंदोलन में सक्रिय रहे सेनानियों का जिलावार एक बहुत बड़ा डेटाबेस भी तैयार हुआ है। अल्लूरी सीताराम राजू हो, वरीकुटी चिन्नैया हो, तांतिया भील हो, तिरोसी हो, ऐसे अनेक योद्धाओं के बारे में पूरे देश को जानने का अवसर मिला है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी गायदिन्ल्यो, रानी वेल्लू नचियार, मतंगिनी हाजरा, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना जलकारी बाई तक देश की नारी शक्ति को भी अमृत महोत्सव के दौरान हमने नमन किया। मेरे परिवारजनों, जब नियत नेक हो, राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि हो, तो नतीजे भी उत्तम से उत्तम मिलते हैं। आजादी के इसी अमृत महोत्सव के दौरान भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां भी हासिल की है। हमने सदी के सबसे बड़े संकट कोरोना काल का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इसी दौरान हमने विकसित भारत के निर्माण का रोड मैप बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बना। अमृत महोत्सव के दरमियान ही दुनिया में बड़े बड़े संकटों के बावजूद सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना। भारत ने चंद्रमा पर अपना चंद्रयान उतारा। भारत ने ऐतिहासिक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। भारत ने एशियाई खेलों और एशियन पैरा गेम्स में 100 पदकों का रिकॉर्ड बनाया। अमृत महोत्सव के दौरान ही भारत को 21वीं सदी का नया संसद भवन मिला। महिलाओं को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक नारी शक्ति मंदन अधिनियम मिला। भारत ने निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए। कृषि उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया। इसी दौरान वंदे भारत ट्रेनों का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ। रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करने वाला अमृत भारत स्टेशन अभियान शुरू हुआ। देश को पहली रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत मिली। देश भर में 65,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए। भारत में मेड इन इंडिया 5G लॉन्च हुआ और सबसे तेजी से विस्तार भी हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भी इसी दौरान लॉन्च हुआ। अनगिनत बातें मैं आपके सामने रख सकता हूं। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ तक का सफर भी पूरा कर लिया है। हमने गुलामी के भी अनेक प्रतीकों को हटाया। अब कर्तव्य पथ के एक छोर पर आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है। अब हमारी नौसेना के पास छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की प्रेरणा से नया ध्वज है। अब अंडमान और निकोबार के द्वीपों को स्वदेशी नाम मिला है। इसी अमृत महोत्सव के दौरान जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा हुई। इसी अमृत महोत्सव के दौरान साहिबजादों की याद में वीर बाल दिवस की घोषणा हुई। अमृत महोत्सव के दौरान ही 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में देश को याद कराया गया।
मेरे परिवारजनों, हमारे यहां कहा जाता है अंतः अस्ति प्रारंभ, यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत, भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। साथियों, भारत की आजादी हमारे साझा संकल्पों की सिद्धि है। हमें मिलकर इसकी निरंतर रक्षा करनी है। हमें 2047 तक, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब तक भारत को विकसित देश बनाना है। आजादी के 100 साल पूरे होने पर आज के इस विशेष दिवस को याद करेगा। हमने जो संकल्प लिया, हमने आने वाली पीढ़ी से जो वादे किए, उसे हमें पूरा करना ही होगा। इसलिए हमें अपने प्रयास तेज करने हैं। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम मिलकर अमृत महोत्सव के इस समापन से विकसित भारत के अमृत काल की एक नई यात्रा का आरंभ करें। सपनों को संकल्प बनाएं, संकल्प को परिश्रम का अभिषेक करें। सिद्धि 2047 में प्राप्त कर करके ही रुकेंगे। आइए नौजवान, इसी संकल्प के साथ चल पड़े। मेरे साथ बोलिए। और आज ये माय भारत संगठन के प्रारंभ के आनंद में मैं आप सबसे कहता हूं, अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश चालू कीजिए। चारों तरफ आजादी के अमृत महोत्सव का ये नया रंग भी, ये नया उमंग भी, ये नया अवसर भी। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि से
विपक्ष के नेताओं ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि सरकार उनके फ़ोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। कैश फॉर क्वेरी मामले में आरोपी महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी फ़ोन में आए इस अलर्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए। आरोप यह है कि एप्पल ने मंगलवार को देश भर के आधा दर्जन नेताओं को अलर्ट मैसेज भेजा है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफोन को स्टेट स्पॉन्सर अटैक के जरिए निशाना बनाया गया है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है, लेकिन एप्पल ने बयान जारी कर विपक्ष के आरोपों पर एक तरह से सवाल उठाए हैं। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत सरकार को अब क्या कोई काम नहीं बचा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को चंद पैसों के लिए गिरवी रखने वाली आरोपी सांसद का ये घड़ियाली आंसू सचमुच मुझे हंसने पर मजबूर कर रहा है। और इस पर राहुल गांधी ने भी फोन टैपिंग इसे बताया और कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स you are being targeted by state sponsored attackers who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है और 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले सीबीआई अरविंद केजरीवाल से अप्रैल में भी पूछताछ कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि केंद्र सरकार का एक ही मकसद है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना। वहीं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। मणिपुर के तेंगनाउपाल जिले में संदिग्ध आतंकियों ने सब डिविजनल पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी है। संदिग्ध आतंकियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। उस वक्त टीम वहां कंस्ट्रक्शन के काम को देखने पहुंची थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस अधिकारियों को गोली मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया। और इसी के साथ देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।